जय हिंद अहमदाबाद। यार इतना ताली बजा रहा हो तो बाबा रामदेव के हिसाब से आज ही सारा रोग खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना ताली बजाने से वो जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स काम करते हैं। तारीफ व्यक्ति की कभी नहीं होती। सर ने और हाशिम नूर सर हमारे, मैं तो बड़ा उनकी शायरी सुन के मैं सोचा दो चार और सुनूंगा अभी बाद में क्लास के बाद। तारीफ कभी व्यक्ति की नहीं होती क्योंकि व्यक्ति की उपलब्धि ही नहीं होती। तारीफ समय की होती है और समय सबका होता है। तारीफ व्यक्ति की नहीं होती, होती ही नहीं। मैं आज उस जमीन पर खड़ा हूं जिस जमीन से आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। और सोचिए कि जब आप आज तैयारी करते हैं, आपके ऊपर इतना प्रेशर काम करता है, इतना प्रेशर, मम्मी पापा, समाज, सोसाइटी, सारे लोग। एक सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रेशर। इस जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रेशर। आईएएस बनना प्रेशर नहीं है, नौकरी पाना प्रेशर नहीं है। प्रेशर है समाज, परिवार। तो जब वो आपके उम्र के रहे होंगे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल विचारधारा का अलग होने का मतलब यह नहीं होता कि आप दुश्मन हैं। डेमोक्रेसी कहती है, जो आधुनिक राजनीति है वो कहती है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। हम आप बैठे हुए हैं यहां पे तो बहुत संभावनाएं हैं कि संभावनाएं या होगा ही कि हमारी आपकी विचारधारा बड़े मुद्दों पर नहीं मिलेगी। अच्छी बात है। विचारधारा ना मिलना जिंदा होने की निशानी है। विरोध क्या है? जिंदे आदमी का। कभी शमशान में जाकर खड़े होकर देखो, वहां कोई मुर्दे का विरोध ही नहीं करेगा। अगर तुम्हारा विरोध हो रहा है तो तुम जिंदा हो। तो जैसे अब आज सारे बीमारी ठीक मत करना, आराम से बैठो, मैं बताऊंगा कब ताली बजाना है। नहीं ठीक है, बहुत सम्मान दिया आप लोगों ने, मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। और एग्जामशाला का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, आजाद सर जैसे कि बार बार कहते रहे कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, एकदम सत्य है। आजाद सर हमारे पीछे हमेशा खड़े रहे, जब भी कभी जरूरत रही और विषम परिस्थितियां रही तो सर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो सर का एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में और बड़े भाई का हमेशा फर्ज उन्होंने अदा किया। तो मैं उनके बारे में बोलूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी बात है जो आप उनसे सीख सकते हैं कि चुनौती हैंडल करना, प्रेशर हैंडल करना, उस आदमी से अच्छा तत्कालीन भारत में किसी को नहीं पता। सर आपके ऊपर प्रेशर है ना कि नौकरी करना है, जॉब लेना है, ऐसा उनके ऊपर भी रहा होगा। प्रधानमंत्री भारत का बनना, प्रधानमंत्री इंग्लैंड का बनना बहुत आसान है। भारत में तो टैलेंट नहीं चाहिए होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। यहां सब भगवान है ना। भारत दुनिया का एक देश है जहां पे सब भगवान है, सब। तो उन भगवान को कन्विंस करना कि मैं तुमसे भी अलग हूं, वो इतना आसान काम नहीं है। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब वो हमारी उम्र में रहे होंगे तो समाज ने उन्हें भी कहा होगा कि यार तुम्हारी शादी हो गई है, बत्नी है, तुम उसका ख्याल नहीं रखते हो। लेकिन हर चुनौती, हर प्रेशर को हैंडल करता वो आदमी, भारत का प्रधानमंत्री, सामंतों के रहते हुए। कितना बड़े बड़े सामंत हैं इस देश में, बड़े बड़े घराने हैं, आज भी राजा महाराजा हैं। और दूसरी टर्म एज अ प्रधानमंत्री देश उन्हें कैसे देखेगा वो एक अलग चर्चा है, उस पर तो हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन मैं उनसे एक चीज आपको बता रहा था कि व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति का, वो महान होना चाहिए। और मैंने अभी कहा, जहां से मैंने शुरुआत की, कि व्यक्ति महान कभी नहीं होता, उसका समय महान होता है और समय वो खुद बनाता है। कैसे? ये बहुत बड़ी बात है जो आज आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी कि व्यक्ति महान नहीं है। अब इंडिया का मैच चल रहा है 2020 दुबई में, कितना गाली खा रहे हैं सब इंडिया वाले बेचारे। क्यों? क्योंकि हार रहे हैं। ऐसे जो भी हारेगा वो गाली खाएगा, वो नेचुरल फिनोमिना है।
लेकिन हम बहुत सारे लोग गाली खाने को तैयार नहीं। समय 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 आदमी का अच्छा होता है, समय आदमी का महान होता है, समय बलवान होता है, समय ताकतवर होता है। तो समय को बनाना है कैसे? समय को कैसे बनाना है? समय को इस तरह से बनाना है कि जीवन की जो सच्चाई है, यथार्थ, सर ने कहा कि स्पिरिचुअल गुरु है। गुरु तो खैर मैं कभी हो ही नहीं सकता। हमारी माता जी कहती है बार बार कि तुम जो है दुनिया के सबसे बेकार आदमी हो धरती पे, और मुझे लगता है कि वो सही कहती है। तो अब बड़े भाई लोग हैं, तारीफ करते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन असली आपकी ओपिनियन आपके माँ बाप ही देते हैं। आप कुछ भी करो, आपको कुछ मानेंगे ही नहीं, वो मानते ही नहीं। अरे बहुत देखे तुम्हारे, आ जाओ। ये सब हमारे वो अमेरिका से कॉल आई होगी, हमारी भी आई थी। नहीं, आपकी किस लिए आई थी? नहीं आई थी, बस हमारी भी आई थी। तो समय महान कैसे बनेगा? अब प्रभु राम है, भारत के पैगंबर हैं, वो हर आदमी के आदर्श है। सर ने कलाम साहब का नाम लिया, उनकी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स। कभी आपके यहाँ के हैं प्रधानमंत्री जी, कभी आपकी मुलाकात हो तो उनसे ये जरूर कहिएगा कि उस किताब को कंपलसरी करें। वो किताब हर युवा के लिए अनिवार्य है। और उसका खासकर जो दूसरा चैप्टर है, द रोल मॉडल्स इन लाइफ, जीवन के जो आदर्श है, क्योंकि आपके जो आदर्श हैं वो आपको हमेशा इंस्पायर करेंगे। एक बार गांधी जी की एक मार्बल स्टैचू में यहीं से ले गया था, मेरे एक मित्र ने मुझे दिया था। तो मैं जब गांधी जी की स्टैचू देखता हूं तो बस एक ऊर्जा बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह थी भारत में मूर्ति पूजा की। आप जब किसी को अपने सामने रखते हो तो उसका आदर्श अपने सामने रखते हो। 1920 का जो भारत है, गरीब भारत, गरीब, 90% लोग गरीब, 90% लोग अशिक्षित, उन्हें पता ही नहीं है आजादी क्या है, स्वराज क्या है, कुछ पता ही नहीं उन्हें। और भारत को वाइसरॉय ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखता है कि आप चिंता ना करो, कुछ नहीं कर पाएगा गांधी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अच्छा खिलाड़ी है, और साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा खेल के गया है, और इंडिया में 3 IPL खेला, तीनों में जबरदस्त परफॉर्मेंस है। बोले कौन सा IPL? बोले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो बोले रिकॉर्ड ध्यान में रखना, और ये खिलाड़ी बहुत डेंजरस है। अरे बोले कुछ नहीं कर पाए। और भाई साहब जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ ना, तो लाखों लोग सड़क पे चलने लगे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वाइसरॉय को मैसेज दिया। अब देखो आदमी अपने समय को महान कैसे बनाता है, गौर करना, कहानी मत सुनना। हमारे देश की महानता यह है कि हमने दर्शन को कहानी में बदल दिया। कुछ लोग क्या किए, वो सिर्फ कहानी सुनने लगे। हर कहानी के पीछे एक मैसेज है, और दुनिया में सबसे आसान तरीका संदेश देने का है कहानी। जो दुनिया में सबसे आसान तरीका है ना संदेश देने का, वह है कहानी। उससे आसान कोई है नहीं। इसलिए हमने हर दर्शन को कहानी बना दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसकी जो स्पेशल कमेटी थी, उसने मैसेज लिखा भारत के वाइसरॉय को कि ये क्या हो रहा है, मारो इनको डंडे से दौड़ा के। बोले साहब मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले साहब ये हमारे लिए पूजा कर रहे हैं। आपके घर के सामने कोई खड़ा है और आपके लिए दुआ कर रहा है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसको बुद्धि दे भगवान। अब अगर वो आपको गाली दे तो आप मार सकते हो, आपको भला बुरा कहे तो आप मार सकते हो। जो आदमी आपको दुआ दे रहा है, आपके लिए पूजा कर रहा है, वही सर ने कहा सर मार तो नहीं सकते सर। अरे बोले TRP बढ़ रही है यार इस आदमी की। हाँ सर हम कुछ कर नहीं सकते सर। तो CR दास जी ने कहा गांधी जी से कि बाबा ओपनिंग आप ही करोगे? हाँ बोले हम ही करेंगे।
टेंशन क्यों ले रहे हो? तो बोले लोग को बुलाओगे कैसे, कैसे आएंगे बाहर? बोले वो हमें पता है। तो एक बहुत प्यारा फॉर्मूला लगाया उन्होंने। आप में से किसी ने कभी मॉडर्न इंडिया पढ़ी है? इंटरैक्ट करिएगा, बहुत मजा आएगा, बात करिए, डरिए मत। युवा मतलब विद्रोही, और जो विद्रोह नहीं कर सकता उसे युवा कहने का कोई हक ही नहीं है। किस बात पे डरना? मारोगे मार लो, बेइज्जती करोगे कर लो। सन्यासी, स्टूडेंट और भिखारी, इनकी इज्जत नहीं होती। अगर तुमने अपने इज्जत की चिंता की तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। भिखारी अगर इज्जत की चिंता कर ले तो वो हाथ कैसे फैलाएगा? और सन्यासी किस पे गर्व करे? क्योंकि जो उसके पास है वो सामने वाले को पता ही नहीं। तो इंटरेक्शन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां फॉल्ट करते हो, कहां मिस्टेक करते हो। और बहुत आसान तैयारी है आईएएस की, बहुत। इसमें चुनौती क्या है? आईएएस की तैयारी बहुत आसान है, तैयारी में कोई दिक्कत ही नहीं। और एग्जामशाला मेरे आने का एक वजह और भी है कि तो सारे युवा लोग हैं एग्जामशाला में। बड़ा अच्छा विजन रखा है इन्होंने कि सिलेक्शन कराएंगे, पढ़ाएंगे। कोचिंगें तो बहुत सारी हैं, कोचिंगों की कमी तो हिंदुस्तान में है नहीं। अब तो कई हर चीज की कोचिंग आ रही। गाली देने सीखना है, गाली देना सीखें, उसकी भी कोचिंग खुल गई। कुछ लोग शहर में रहे हैं, वो गांव जाते हैं तो गाली नहीं दे पा रहे, तो बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो बोले भैया इसकी भी कोचिंग खोल दो। आईएएस बनना बहुत आसान है, पहले उसकी प्रिपरेशन बहुत आसान है। आज एक दुर्भाग्य से घटना घट गई, वरना मैं एक लड़की को बुलाया था, इस बार की टॉपर है वो, निशा। आज जब 12 बजे 12:30 बजे वो लौट रही थी चंडीगढ़ से, तो उसकी जो मिस है, टीचर थी बचपन से स्कूल में, वही उसे ले गई थी घुमाने शिमला। और रास्ते में लौटते वक्त सबने खाना खाया और खाना खा के आगे बढ़े और मुश्किल से 5 किलोमीटर गए, गाड़ी पलट गई। आज अभी सुबह की बात बता रहा हूं। और गाड़ी पलट गई और वो जो सीट बेल्ट होती है वो गले में फंस गई और गले की गर्दन टूट गई, हड्डी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। फिर मैंने कहा कि उसने मुझे फोन किया कि सर ऐसी बात हो गई। मैंने कहा बेटा मॉरल ग्राउंड पे तो एक होता ना ह्यूमनिज्म, मैं उसको इसलिए आने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, आ जाएंगे, पर वो एक ग्राउंड से उठी हुई लड़की है। मैं चाहता था आज ज्यादा वही बोले। हमें तो आप बहुत बार तो YouTube पे भी सुन लेते हो, तो मैं आज मैं चाह रहा था कि ये शो उसी के लिए रहे और वो बोले। लेकिन अब चलिए अगला जब भी प्रोग्राम एग्जामशाला डिफाइन करेगी, तो इन लोगों का विजन बहुत अच्छा है, मतलब काम करना चाहते हैं और आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये बड़ी बात होती है। मतलब कि आदमी सिलेक्शन पे एक ग्राउंड पे काम करने जा रहा है। ऐसा क्या किया गांधी जी ने 1920 में कि जहां 80% लोग अनपढ़ थे, 80% लोग गरीब थे, वो कैसे बाहर आए? कैसे बुलाया गांधी जी ने बाहर? कोई ट्राई करना चाहेगा? वो बेटा 30 में, 1930 में, मैं 20 की बात कर रहा हूं। चलो बहुत अच्छा, कम से कम तुम बोली तो। लड़कियां वैसे भी बहुत हिम्मत वाली होती हैं। सर उन्होंने अपना वेशभूषा इस तरह से रखा कि वो कॉमन मैन से कनेक्ट कर पा रहे थे, और उन्होंने उनके एक बेसिक पॉइंट, उन्होंने उनकी फियर को, जो डर था लोगों में कि हम लड़ नहीं पाएंगे, उसको कम किया। चंपारण वगैरह, खेड़ा जो सत्याग्रह था, उनमें वो विश्वास जगाया, कनेक्ट किया उनसे कॉमन पॉइंट पे कि आप अगर विद्रोह नहीं करेंगे अभी तो आप लड़ नहीं पाएंगे, आगे जाके आपसे छीन लेंगे वो सब चीज से। नहीं तो अच्छा, और कोई? खिलाफत इश्यू से उनको कनेक्ट कर दिया। किसको? खिलाफत आंदोलन, रिलीजियस कहना चाहते हैं। अच्छा, खिलाफत, हाँ बढ़िया बात, अच्छी बात, बहुत अच्छा। और इतनी ऊंचाई पे बैठे हो
कुछ तो बोलो, मतलब इसी का लिहाज करो कि हम ऊपर बैठे हुए, सब नीचे वाले बोल रहे। हाँ यार बताओ। सर उनके लोकल ट्रेड खत्म कर दिए थे तो उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा था, इस वजह से बताना चाहते थे कि तुम्हारा ट्रेड पैसे जा रहे हैं और उनकी वजह से बॉयकॉट करना था। अच्छा ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक ब्रह्मभट्ट। अच्छा बैठो। सर स्वदेशी अपनाने के लिए बोल रहे हैं, जितनी भी स्वदेशी चीज़ है हम उसको एक्सेप्ट करें। अच्छा सर उन्होंने खादी का जो चालू किया था चरखा PTC, उनसे वो प्रेरणा देना चाहते थे कि आप स्वयं काम कीजिए और आगे बढ़िए। तुम यार बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मैं सोच रहा था तुम्ही से पूछूं क्वेश्चन। अब सुनो, चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ना इसको इंटरेक्ट, कोई भी आए बोलने, कोई भी जियो बिटान बोलने आए तो भी बोलो खड़े हो गए। सबसे बड़ी बात है कि इस देखो, किसी का सम्मान करना और किसी से भयभीत होना दो अलग अलग बातें हैं। सम्मान तो सबका करो, इस देश ने तो सम्मान किया, तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। और मोहम्मद गौरी की तलवार गिर गई, वो जमीन पे पड़ा हुआ था तराइन के पहले युद्ध में, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि नहीं यार, हम राजपूत हैं, हम निहत्थे आदमी को नहीं मारेंगे। कौन बोला तुमको? निहत्थे आदमी को ही मारा जाता है, ऐसा कौन बोलता है? कृष्ण। महाभारत का युद्ध देखो, शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, भीष्म ने हथियार रख दिया, अर्जुन इथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, कह रहा बॉस अच्छा नहीं लग रहा है, बाबा है हमारे। अरे बोले मार दे, मैं कह रहा हूं मार दे, तेरी बीवी की शादी उतार रहा था, ये भी बैठा हुआ था, मार 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 इसको। तुम किस बात की सोच रहा है? पृथ्वीराज चौहान के पास कोई कृष्ण नहीं था। डायरेक्शन का जीवन में बहुत महत्व है, तो वो सम्मान था उनका, पृथ्वीराज चौहान का। योद्धा थे, लड़ना जानते थे। इस देश के लोग लड़ना जानते हैं। इस देश के लोगों जैसा लोग तो पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया हूं और साउथ अमेरिका नहीं गया हूं, लेकिन जैसे लोग हमारे देश में है ना, बहादुर, जैसे युवा हमारे देश में है ही नहीं दुनिया में, है ही नहीं। हमारा युवा अजीब सा युवा है, अजीब सा युवा, अजीब सा। सर अगर ब्लैक होल धरती की बगल से गुजर जाएगा तो क्या होगा? अबे पौधे तुझे हो रहा, तुझे क्या लेना देना? नहीं, मेरा प्री नहीं निकला है तो तुम चाहते हो कि ब्लैक होल धरती को खा जाए? प्री का रिजल्ट आया ना 2-3 दिन का। अब यहां पे तुम्हें एक बहुत बड़ी बात सीखनी है, जो अब वो जो 1920 का क्वेश्चन मैंने उठाया। अब देखो, जैसे ये मैडम ने कहा कि गांधी जी ने अपने आप को आम आदमी से जोड़ लिया। बेटा, दुनिया में तुमसे जब भी कोई जुड़ेगा तुम्हारे माँ बाप के सिवा, ये न्यूटन का चौथा लॉ बताने जा रहा हूं। नहीं बता पाया तो एक बार सपने में आएगा, भाई बता देना। मैंने कहा बता दूंगा यार, जो किसी बात का लॉ बताने में कौन सी बड़ी बात है, मैं बता दूंगा। ये न्यूटन का चौथा लॉ है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। दुनिया में जो लोग हैं जो बिना इंटरेस्ट तुमसे जुड़े हैं, वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं। और अगर तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकते हो, उनको प्यार नहीं कर सकते हो, उनको सम्मान नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें काले पानी की सजा होनी चाहिए। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इंटरेस्ट, एक शब्द को जीवन में पकड़ो, इंटरेस्ट। तुम गए मोदी जी से मिलने की, हम भी गुजराती हैं, नहीं मिलेंगे तुमसे, तो हो गए गुजरात, क्या करें? लेकिन अगर मोदी जी को यह पता चल जाए कि तुम्हारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि अगर तुम उनको वो फॉर्मूला बता दो तो 410 सीट 2024 में, तो खुद ही आएंगे बाहर, वो खुद ही बाहर आएंगे कि आपकी शक्ल एकदम विष्णु जी से मिलती है। इंटरेस्ट, ये आम आदमी जो है ना, आम, इसको आम इसीलिए कहा जाता है, ये सिद्धांतों को नहीं समझता।
कहता है इमोशन, इमोशन से दुनिया नहीं चलती। ये जो आम आदमी है जिसको तुम आम बोलते हो, वो आम है ही इसीलिए, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ में खराब है। तो एक वर्ड है इंटरेस्ट, मतलब वो तुम्हें पकड़ के रखना है, जहां भी तुम पढ़ रहे हो उस वर्ड को अपने दिमाग में रखो। अब भारत राष्ट्र तो है नहीं 1920 में, तो राष्ट्र के नाम पे तो कोई जुड़ ही नहीं सकता। भारत राष्ट्र है नहीं है, भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, राष्ट्र नहीं है। तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला लगाया छोटा सा, सुन लेना, लिख भी लेना अगर कॉपी रखे हो तो, और आज जाके फिर से पढ़ना। बस यही अप्रोच तुम्हें बदलनी है। फॉर्मूला था लोकल इश्यूज फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। फिर से सुनो, लोकल इश्यूज, लोकल स्थानीय मुद्दे, लेकिन मंच क्या होगा? राष्ट्रीय। तो पंजाब में क्या मुद्दा बना? अकाली आंदोलन। अब पंजाब का आदमी किसके लिए लड़ रहा है? अपने मुद्दे पे लड़ रहा है। तो जब तुम किसी को उसका मुद्दा दोगे तो वो लड़ेगा। यह था फॉर्मूला, यह था सूत्र। यूपी में क्या था? एका आंदोलन। आंध्र में क्या था? फॉरेस्ट सत्याग्रह। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय बोले मुद्दे स्थानीय होंगे, लेकिन मंच राष्ट्रीय होगा। और तबाही मचा दी उस आदमी ने, लाखों लोग साथ पर पूरे भारत में। अंग्रेजों ने कहा रोको यार, बोले साहब मार सकते नहीं, और कैसे रोके? बोले नहीं कुछ भी करो। 1920, ये बात समझ में आई? इंटरेस्ट। हो सकता तुमने किताबों कई बार पढ़ा हो, तुमने गौर ना किया हो, ऐसा हुआ ना? तो कहां गड़बड़ी हुई? तुम्हारे अप्रोच में। गांधी जी केवल तुम्हें, गांधी जी की जीवनी, कुछ जीवनी है जो तुम्हें जरूर पढ़नी चाहिए। और जितने भी लोग एम्बिशियस हैं, एम्बिशन रखना ही चाहिए। और जीवन में है ही क्या? जो जर्नी है जन्म से मृत्यु, वो तो तुम रोक नहीं सकते, संभव ही नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है नहीं जो अपनी यात्रा को रोक दे कि भैया अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो तो जर्नी चली रही है, और उस जर्नी का सबसे अहम हिस्सा है संघर्ष। हमें उससे भागना सिखाया गया। दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन, महाभारत के 3 पात्र हैं, और तीनों, दुर्योधन हमेशा नेगेटिव मोड में, हमेशा नेगेटिव मोड में, हमेशा डिप्रेस्ड है, हमेशा गुस्से में है। और कृष्ण हमेशा पॉजिटिव मोड में है। पूरे महाभारत में एक ही बार उनको गुस्सा आया था, जब भीष्म ने मारना शुरू किया, स्ट्राइक रेट बढ़ती चली गई। जब वॉर शुरू हुआ तो भीष्म पितामह बोला कि यार हमें तो खेलना है जैसे पहले खेलते थे। तो मारने लगे उतर के, 1 ओवर 32 रन। अर्जुन का रथ टूट गया, पहिया टूट गई, सब था। वो पहिया उठा के भागे भीष्म की तरफ कि मैच फिक्स है ना, ऐसे तो मार रहा। तो मैंने कहा कि सर गलती हो गई। आप बोले कोई बात नहीं, हम इशारा करेंगे, ऐसे बॉल डालो, ऐसे। तुम भाग नहीं सकते, भाग ही नहीं सकते। मत करो आइए इसकी तैयारी, छोड़ दो। फिर क्या करोगे? 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं। कोरोना के टाइम में सड़कों पे मर गए लोग, अस्पताल गए, बाहर ही मर गए। आपके सामने की घटना है। अब सिर्फ वही जिएगा इस देश में जिसके पास ताकत होगी। पैसा भी नहीं काम आएगा कि किसी दूसरे का ऑक्सीजन सिलेंडर गन पॉइंट पे लगा के अपने मुंह में लगा लिया कि पहले हम लेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे।
गांधी जी ने अपने टाइम को, पहली बात यही है, अपने समय को मजबूत करो, अपने समय को वेस्ट मत करो। व्यक्ति की महिमा नहीं होती, महिमा किसकी होती है? समय की। और समय कौन मजबूत करेगा? तुम। ये पहला फॉर्मूला जो मैं तुम्हें बता रहा हूं आज। अपने समय को, यार तुम राजा हो, तुम क्यों दुनिया के ड्रामा में इन्वॉल्व होते हो? ये दुनिया ड्रामा है। मैं लोगों को मैं भी देखता था पहले, अब तो अपने ऊपर हंसी आती है। लाइव ड्रामा चल रहा है पूरी लाइव दुनिया में। तुम हर घर में देखो, जितने अगल बगल के तुम्हारे घर हैं, अपने घर में देखो, कोई ना कोई एपिसोड चल ही रहा है। किसी घर में ज्यादा चल रहा है, सब में चल रहा है बेटा, वो कोई हंसने वाली बात, सब में चल रहा है। बस तुम अवेकेंड हो जाओ, बस अपने घर में देखो, बगल वाले घर में देखो, तो तुम्हें लगेगा यार लाइव चल रहा, लाइव। अब टीवी देखने की क्या जरूरत है जब लाइव चल रहा है तो? अब तुम अगर ड्रामे में इन्वॉल्व हो, ये तुम्हारा मन है, दो पेट है हमारे शरीर में, एक ये और एक ये, तो दिन को दुनियावी ड्रामे में मजा आने लगता है, तो भी चीजें यहां सेव होती हैं। जैसे आप में से बहुत लोगों की शिकायत होगी कि साहब हम पढ़ते बहुत है, हमें याद नहीं रहता। अच्छा, नर्सरी में तुम्हारे क्लास में कितनी लड़कियां थी? 13 थी सर। नाम बताओ, नाम बता दी। उनको पानीपत का दूसरा युद्ध नहीं याद है। जैसे ये पेट बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे ये पेट बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। इस चीज को समझना ध्यान है। अपने इस पेट को समझना। तुम देखो बहुत सारे लोग हैं जो नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन होते हैं। नॉवेल पढ़ रहे हैं, वर्दी वाला गुंडा, 2000 पेज की नॉवेल है, पढ़ रहे हैं, 15 घंटे से पढ़े जा रहे हैं। उनसे जाकर पूछो भाई साहब खाना? नहीं हम नहीं खाएंगे। पानी वैसा? नहीं। जहर? नहीं चाहिए। और बंदा 21 घंटे बाद उठा नॉवेल खत्म करके, और उसको सारे कैरेक्टर याद हैं, सारे, पूरी कहानी याद है, सब चीज याद है, लेकिन उसको क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती। आप में से कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? कितने लोग 1 साल से कर रहे हैं? अब तो बहुत हिम्मत वाले हाथ उठाएंगे। 1 साल हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, गीतांशी भट्ट। तुम्हारा? अच्छा, किस सब्जेक्ट में तुम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मानती हो? कॉन्फिडेंट मतलब तुम्हें लगता है कि यहां से हमसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूं। मैं आता हूँ तुमसे क्वेश्चन पूछो। अरे क्या बात, इस लड़की को पता है मैं हिस्ट्री की टीचर हूं। ऑप्शन क्या है? जियोग्राफी। अरे वाह, अब तो और ना पूछ पाओ। मतलब बहुत, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट होकर खेलना। जैसे मान लो इंटरव्यू में तुम गए और बोर्ड मेंबर ने पूछ लिया कि तुम्हारा आइडियल कौन है, बोले मेरे पापा। अब तुम्हारे पापा के बारे में कुछ जानता ही नहीं, तुम जो बताओगे वही वो जानेगा, उसे तुम्हारे पापा के बारे में कुछ नहीं पता। चलो बताओ, अफ्रीका का क्लाइमेट कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? It depends on the कितने फैक्टर पर? डेमोग्राफी। एक्चुअली टोटल क्वांटिटीज तो नहीं पता है। नहीं, चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं। 2, 3, 4, 5 कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? 4। कौन से? तो डेमोग्राफी, देन क्लाइमेटिक कंडीशंस, द डेजर्ट एरिया, and I couldn't record the whole. क्या? I couldn't recall. चलो ठीक है बेटा।
और कोई बहादुर इस क्लास में? कितने फैक्टर है? अच्छा तुम बहादुर हो ये बता रहे थे? अच्छा चलो मान लिया। हम जो विरोध करेंगे हमें घर भी जाना है। हम तो कहेंगे आप बहादुर नहीं। अब इस तरह की जो प्रिपरेशंस होती हैं, इसको नोट करना जाके डायरी में। तुम्हारा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर उसका क्लाइमेट पढ़ना है ना, तो उसकी बस एक चीज पता कर लो। क्या? करेक्ट। किसी भी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट पढ़ना है, उसकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है ना, लैटिट्यूड, वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनराइज होता है। अफ्रीका जो है ना 37 डिग्री नॉर्थ, 34 डिग्री साउथ, पूरी तरह से ट्रॉपिक्स में, पूरे साल सनराइज मिलता है उसे। तो पहला डिसाइडिंग फैक्टर है टेम्परेचर, और दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर है रेनफॉल। बस दो ही फैक्टर है। ठीक है, देखो अब इस एक डायरी बनाओ, तुम लोग अपनी बनाओ ही बनाओ। राजा महाराज आज तुम्हें अपने पास रखनी पड़ेगी, कल तुम्हें सेक्रेटरी मिलेंगे रखने के लिए। आज लेकिन रखना। स्कूल हमें कुछ चीजें देता है तोहफे में, हम उसे मिस कर जाते हैं। उनमें से एक चीज है डायरी। बड़ी प्यारी चीज है सर डायरी, आपको रिमाइंड कराती रहती है। आम आदमी इसीलिए तो भाग्यवादी होता है। भाग्य दुनिया का एक ऐसा गंदा सा फॉर्मूला है, गंदा सा, उस पर चर्चा नहीं करनी है। मिडिल क्लास के लोगों को भाग्य में विश्वास करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। हम क्या खोएंगे? अगर तेंदुलकर भाग्य मानते हैं अच्छी बात है, अमिताभ बच्चन मानते हैं अच्छी बात है, अब अगर मोदी जी मानते हैं तो भी अच्छी बात है। हम नहीं मान सकते। अपने टाइम को देखो, तुम्हारा डाइजेशन पावर कमजोर है, तुम्हें इसे इंप्रूव करना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा एरिया, ये भी पेट है। इसको लोग पेट मानने को तैयार ही नहीं है। यार तुम 2000 पेज की नॉवेल डाइजेस्ट कर सकते हो, तुम क्लास 6 की एनसीईआरटी नहीं डाइजेस्ट कर सकते। इसीलिए तो लोग 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल तैयारियां करते हैं। अब ये डाइजेशन इंप्रूव कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान मतलब ये नहीं 8 घंटा आंख बंद करके बैठे, वो हराम हो रही है। ध्यान भारत में पैदा हुआ, बुद्ध ने पैदा किया उसे। बहुत पुरानी परंपरा है भारत में। बुद्ध कहना एक मतलब एक फैलेसी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बुद्ध को ज्यादा श्रेय देता हूं। यह कहना कि उसे बुद्ध ने पैदा किया, ये एक फैलेसी हो जाएगा। बुद्ध ने ध्यान की एक प्रक्रिया को पैदा किया, उसका नाम है विपासना। ध्यान किसने पैदा किया वो तो क्लियर नहीं है, उसको किसी का क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। तो बुद्ध ने ध्यान की बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया को पैदा किया, उसका नाम है विपासना। विपासना मतलब खुद को देखना, अपने ही विचारों को देखना, अपने समय को मजबूत करो। दूसरा क्या करें? संघर्ष को अपना मित्र बना दो। तुम एक महान आदमी दुनिया में मुझे बताओ जिसके जीवन में संघर्ष न रहा हो। तुम क्या समझते हो? प्रभु राम अपनी मां के लिए जंगल गए थे, अपने लिए। अगर वो नहीं जाते तो जैसे प्रवाहन जावेली एक राजा है जिसको सिर्फ मैं जानता हूं क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, बाकी कोई नहीं जानता, ऐसे राम को भी कोई नहीं जानता। लेकिन राम इसलिए आदर्श हैं क्योंकि वो बता रहे हैं, एक फॉर्मूला बता रहे हैं। कौन सा? संघर्ष का, त्याग और तपस्या। त्याग सिर्फ नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं
अभी 31 दिसंबर आ रही तो बड़ी कसमें खाई जाएंगी 31 दिसंबर में। कल से सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। फिर कल भी हो जाएगा। फिर वो 10 बजे मन धीरे से बोलेगा, एक पी लो, एक पीने से कुछ नहीं होता। नेहरू जी भी पीते थे। और जिस चीज को इसे करवाना होता है ना, उसके सपोर्ट में इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देता है, और जिसे नहीं करवाना होता है उसके विरोध में नेगेटिव पॉइंट्स देता है। जैसे मान लो तुम्हें उसे आईएएस की तैयारी नहीं करवाना है, मोदी जी कौन सी आईएएस की तैयारी की, तो प्रधानमंत्री नहीं बन गए। इसकी कुछ ब्यूटी है, उस ब्यूटी को समझना ध्यान है। तो तुम्हें इसे कोई काम तुमसे नहीं करवाना है, इतने ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स देगा कि तुम कन्विंस हो जाओगे कि हाँ यार सही तो कह रहा है। आईएएस ही सब कुछ होता है, आईएएस ही सब कुछ होता है। लेकिन ये कन्विंस करेगा तुमको, समझाएगा। उस समझने को, देखने को तपस्या कहते हैं। तो तुम सिगरेट पी रहे हो, 31 दिसंबर को तुमने डिसीजन लिया अब नहीं पिएंगे, तो दूसरे दिन अब तुमने त्याग तो कर दिया, लेकिन त्याग के साथ एक चीज और चलेगी, तपस्या। तपस्या क्या है? उस थॉट को निरंतर एंजॉय करना। 10 बजे से थॉट आना शुरू हो जाएगा कि एक, अच्छा चलो आधा ही पी लो, अच्छा चलो दुकान पे खड़े हो जाओ, किसी का धुआं ही अंदर ले लेना, थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। ये आसानी से सरेंडर नहीं करता। अगर ये आसानी से सरेंडर कर देना तो दुनिया बहुत आसान हो जाए। मैं तो इतने लोगों से मिलता हूं, सर हम पढ़ना चाहते हैं, हम रोकें? नहीं सर, मतलब वो हमारा मतलब ये है कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। कौन रोक रहा है? पापा रोक रहा है? नहीं। मम्मी? नहीं सर। तब क्यों मरे जा रहे हो? नहीं सर हम बैठ नहीं पाते हैं, खड़े होकर पढ़ो। कोई जरूरी बैठ के पढ़ना? ये डाइस ले लो ऐसे लकड़ी की, खड़े होकर पढ़ो। और खड़े होने में यह है कि कंसंट्रेशन कभी भटकेगा नहीं। इसका फायदा यह है कि आप रीड, स्पाइन सीधी रहेगी, और जब तक स्पाइन सीधी है तब तक सबकॉन्शियस अलर्ट है। हमारे दोस्त है इंग्लैंड में, तो हमको बोले कि वी रूल्ड ऑन यू फॉर 200 years। मैं कहा जाने दो यार, अभी मैं कुछ बोलूंगा बुरा मान जाओगे। वी इन्वाइटेड यू टू ट्रेन अबाउट द मॉडर्न डेवलपमेंट्स। डेमोक्रेसी क्या होती है, हमने तुमसे ट्यूशन लिया, कोचिंग, उसका पैसा दिया तुमको, तुम क्या रूल करोगे हमारे ऊपर? हमारे यहां से एक आदमी जाता है पश्चिम, बाबा रामदेव ग्लासगो में कपालभाति सिखा रहा है अंग्रेजों को, करना करो करो ऐसे ऐसे करो। बंदे की कोई कमोडिटी नहीं, 5,000 करोड़ का बिजनेसमैन है, बाबा बेचते क्या हो? सांस। इसको बोलते हैं भारतीय। संघर्ष को सर आप उससे भाग ही नहीं सकते सर। वो जो 14 साल का जीवन है ना, वो त्याग और तपस्या का जीवन। और जितना तपस्या करते चले जाओगे उतना तुम अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे, और तुम जितने अंदर से ताकतवर होगे उतनी ही बाहर उपलब्धि होगी। अभी यूपी में चुनाव आ रहे हैं, तो मेरी आदत है लोगों को परेशान करने की, वो भी मुझे करते हैं, तो गेम दोनों तरफ से चलता है। तो मैंने कह दिया कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। क्यों? क्यों मतलब? मैं लड़ने जा रहा हूं, हार जाओगे तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब 15-20 लोग सो नहीं पा रहे, अहमदाबाद क्यों जा रहे? मोदी जी से मिलने जा रहे। वहां चर्चा चल रही है मेरे गांव में, अहमदाबाद में मीटिंग है कुछ उसकी। अरे मैं कोई इलेक्शन नहीं करने आया, मैं चैन से सो रहा हूं, अब तुम नहीं सोओगे। तुम संघर्ष से डरते हो, हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे,
कौन सा विराट कोहली के ऊपर फर्क पड़ रहा है? लोगों का काम ही क्या है? क्यों, कौन कहता है तुमको मैच देखने के लिए वॉक करो 10 किलोमीटर, 5 घंटे बैठ के मैच देख रहे हो? हम पागल हैं? पागल है ही हो। खेल वो रहा है, पैसा उसको मिल रहा है, ऐड उसका हो रहा है, तुम पागलों के क्या सट्टा खेलते हो? नहीं, तब क्यों देख रहे हो? तो विराट कोहली तुमको बुलाने आया था, तो फिर देख क्यों रहे हो? अच्छा, भारत किसी भी टीम से हार गया, पाकिस्तान से हारती है तो एक तो भाई दुख होता है। वो तो मतलब हम तो अपना 2 दिन फोन ही ऑफ करके रखे, क्योंकि जब हम लोग जीते हैं तो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनको हम खूब लिखते हैं कि देखो औकात में रहा करो। तो हम लोग जो डायलॉग एक बड़ा फेमस सा मारते हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, फिर पता चला हम ही हार गए। हमने कहा ये हमें गाली देंगे, हमने फोन ही ऑफ कर दिया कि छोड़ो यार इतना कौन लोग। 2 चीज, टाइम, अपने टाइम को ताकतवर बनाओ। तुम ही बना सकते हो, कोई नहीं बना पाएगा, कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा। तुमको राजा कोई नहीं बनाएगा, तुमको नौकरी कोई दे सकता है, राजा कौन बनाएगा यार? यहां सब राजा बनना चाहते हैं। तुम सोचते हो तुम्हें कोई राजा बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। अगर में होगा ना तो हत्या भी हो सकती है, राजाओं की हुई है, पढ़ो ना हिस्ट्री। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला। ये राजशाही का नियम है, किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो पहली चीज, अपने समय को बलवान बनाओ। तुम ही बनाओगे गांधी जी की तरह। दूसरी चीज, संघर्ष से क्यों डर रहे हो यार? क्या करोगे इस जवानी में? संघर्ष ही करो। तीसरी चीज, संघर्ष तब बहुत आसान हो जाता है। 3rd पॉइंट, संघर्ष तब बहुत आसान हो जाता है कब? अच्छा, कितने लोग अहमदाबाद के हैं? लगभग सारे ही लोग हो गए। देख लिया भैया, मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अच्छा वो वाला कि अच्छा आंसर देना आसान हो सकता है। कैसे? उसे खेल बना दो। क्या बात है, तुम यहाँ हो जरा 2 मिनट बोलो। एक एग्जांपल देके बताना। एग्जांपल देना, एग्जांपल। मैं आपकी स्पीच खत्म होने के बाद बोलने वाला था। एंड टू बी ऑनेस्ट, यूपीएससी करूंगा कि नहीं करूंगा मेरे को आइडिया नहीं है। लाइफ में मैं क्या करूंगा वो आइडिया नहीं है। तुम वो सर वो बैग है ना, उसके अंदर 2 पर्चियाँ है, सोनियोग्राफी करवानी मेरे को। यहाँ पे किडनी में स्टोन हो सकता है और पेन हो रहा है। 28, 19, 29 तारीख को डॉक्टर को दिखाने गया था और फिर मेरे को पता चला कि अवध ओझा सर बाहर है। मेरा एक यूपीएससी का फ्रेंड था, वो आपकी बड़ी तारीफ करता है। वो बोलता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी है, हर एक स्टूडेंट के लिए। और मैं आपको बोलूँ, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अपने किडनी में स्टोन रख के आया हूँ। थोड़ा सा सुन लो यार प्लीज। 1 मिनट से ज्यादा मत बोलो। नहीं अच्छा तुम बैठो, मैं 2 बात बोलाता हूँ, है ना? और ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दोनों क्यों ले जाओ, गुजराती हो या पक्के? हिम्मत होती है, मतलब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इतनी मौत के सामने उठकर आ जाने के लिए ना हिम्मत चाहिए। तो या तो तुम हिम्मती हो या पागल हो, दोनों में सही बात है। चलो ये बाद में डिसाइड करेंगे। संघर्ष तब बहुत आसान हो जाता है जब तुम्हें डायरेक्शन मिल जाए। इसलिए इस देश ने गुरु को बड़ी वैल्यू दी। अभी नूर हाशमी साहब ने कहा ना कि गुरु गोविंद दो खड़े। इसीलिए इस देश ने गुरु को इतनी वैल्यू दी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती रही हमारी। कौन सी बात है? राजा जनक, बुद्ध, महावीर, दादू, नानक, रैदास, कबीर। जितने भाग्यशाली हम हैं ना, उतना भाग्यशाली दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। इतने संत, इतने महात्मा।
पर हमारे देश में संतों के बारे में जानने को कहते हैं ओल्ड फैशन। जैसे आप गुजरात में एक बहुत फेमस सेक्ट है स्वामी नारायण, उसकी कोर थीम क्या है? गुजरात से हो? स्वामी नारायण सेक्ट की कोर थीम, कोर फिलॉसफी क्या है? देखो, यहां हर आदमी के पीछे शिवाजी के पीछे कौन खड़ा है? गुरु रामदास। अकबर के पीछे कौन खड़ा है? सलीम चिश्ती। अकबर महान क्यों है? अब जो भी दिल्ली में बैठेगा उसे गुजरात आना है। सारा व्यापार भारत का गुजरात से, पर्शियन गल्फ से वेस्ट एशिया से यूरोप, तो जो भी दिल्ली में बैठेगा उसे गुजरात आना है। प्राचीन काल से दिल्ली की हमेशा वो रही कि हम मगध की। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि ही तब दी गई जब उसने शकों को हराया गुजरात में। प्राचीन काल में जब भी कोई राजा किसी विदेशी को हराता था तो उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती। तो चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त सेकंड, उसने अपनी बेटी की शादी की वाकाटक फैमिली में, ये दक्कन में प्रभावती। फिर प्रभावती का हस्बैंड मर गया, फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने प्रभावती के साथ अलायंस करके, वाकाटक फैमिली से अलायंस करके शकों को हराकर गुजरात पे कब्जा कर लिया। क्योंकि जिसका भी गुजरात पे कब्जा रहेगा उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। सारा ट्रेड। पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गौरी से, शिवाजी नहीं हारे। वजह, एक गुरु खड़ा है पीछे। तो अफजल खान से मिलने जा रहा है, नाम सुना है अफजल खान? अफजल खान से मिलने जा रहा है। अफजल खान ने कहा कोई हथियार लेके नहीं आएगा। अरे बोले बिल्कुल नहीं आएगा। एक छोटा सा 315 लगा लिए, उसने बदतमीजी की, उड़ा दिया तुरंत। इसको बोलते हैं अवेयरनेस। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेथ इन द गेम ऑफ एम्बिशन। महत्वाकांक्षा का जो खेल होता है ना, उसमें फेथ जैसी कोई चीज नहीं होती। सलीम चिश्ती सूफी हैं, संत हैं। अब दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान डेजर्ट, वहां का आदमी मजबूत है अंदर से, बाजरा की रोटी खा के, और लड़ना उसका शौक है। और जिसने किसी चीज को अपना शौक बना लिया, दो राजपूत अकबर के दरबार में आए, बोले हम राजपूत हैं। अकबर ने कहा हम कैसे माने? दोनों ने तलवार निकाल ली, लड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे को मार डाले। बोले तुम लोग असली वाले राजपूत हैं। तो राजपूतों ने सबको परेशान किया। इल्तुतमिश को किया, बलबन को किया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जब उसने जौहर की प्रथा पहली बार देखी रणथंभौर में, यह प्रथा दुनिया के किसी इतिहास में नहीं है। मतलब हमारा सम्मान हमें ज्यादा प्यारा है और हम अपनी जान दे देंगे अपने सम्मान के लिए। यह दुनिया के किसी इतिहास में नहीं है। तो जब अमीर खुसरो ने पहली बार जौहर प्रथा को देखा तो उसने अलाउद्दीन से कहा कि बॉस सीधे ना हरा पाओगे। इतना जज्बा कि हम मर जाएंगे लेकिन तुमको सरेंडर नहीं करेंगे। तब उसने धोखे से हमीर देव को हराया। शेरशाह सूरी, उसको कहना पड़ा कि मैंने चंद मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का ताज दांव पे लगा दिया। जब अकबर गद्दी में बैठा, फिर राजपूतों ने परेशान किया। लड़ना जानते हैं ना। तो अकबर ने सलीम चिश्ती से पूछा, गुरु है, संत है, तो पूछा कि सरकार क्या करे इन राजपूतों का, क्या चाहिए? बोले इनको सम्मान दे दो। सम्मान? बोले सम्मान? बोले दे दो, बोरे में भर के दे दो। सम्मान कौन सी कमोडिटी? किसी को सम्मान देना कौन सी कमोडिटी है? बोले दे दो। बोले और क्या चाहिए इनको? बोले सरकार ये लड़ना चाहते हैं। अरे यार तो बोले अच्छी बात है। तो मान सिंह को गवर्नर बना दिया, कहां का? काबुल का। मान सिंह गवर्नर काबुल के। अब एक तरफ अफगानी और दूसरी तरफ राजपूत, और दोनों लड़ रहे। अकबर
अनारकली का डांस देख रहा है। जिस आदमी को पास इतनी क्षमता है कि वो अपने दुश्मन को यूज कर ले, लोग अपने आप को नहीं कर पाते, वो तो महान हो गई। दुश्मन को जिस आदमी के पास इतनी क्षमता है, तुम्हारा संघर्ष तब आसान बन जाएगा जब तुम्हें डायरेक्शन मिल जाए। राम से पहले भी बहुत लोग लड़े थे, लेकिन अगर विभीषण नहीं बताता कि मरना कहां है, राम भगवान थे तो भी नहीं जीतते, ऐसे ये जो गेम है यूपीएससी का, इसमें भी डायरेक्शन का खेल है। जिसको समझ में आ गई बात, पढ़ाई का खेल नहीं है ही नहीं। तुमको इसी अहमदाबाद में ऐसे ऐसे लड़के मिलेंगे जो तुम्हें देख के लगा कि भैया इनमें कमी क्या है। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5 साल बहुत होता है। कभी कभी तुम्हें उन लोगों को देख के डर भी लगेगा कि यार जब 5 साल में इनका नहीं हो, तुम्हें 5 साल छोड़ो, तुम दिल्ली आओ, हम तुम्हें वहां स्टोन एज के लोगों को दिखाएं। प्री हिस्टोरिक पीरियड से तैयारी करें। अर्जुन किसी को नहीं मार सकते हैं, न भीष्म को, न द्रोणाचार्य को, न कर्ण को। डायरेक्शन, वो बैठा हुआ है ना, वो बताता है प्री का एग्जाम है ना, अब ये करना है। कल लड़की मुझसे मिलने आई, राजस्थान की, उसका 4था अटेम्प्ट था ये, बहुत बड़ी होनहार लड़की। मतलब जितने सवाल मैंने उससे किए, सवाल 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक, किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, जो कि हमारे देश में 90% लोग पूछते हैं। और आज हमको हवाई जहाज में एयर होस्टेस ने डांट दिया। मैं वो खा रहा था मखाना, आई बोली हवाई जहाज में कुछ भी खाना बना है। मैंने कहा मैडम हम लोग काम करने जा रहे हैं अहमदाबाद में। कही अच्छा बंद करिए इसको। जी, हर आदमी से नहीं लड़ना है जब तक 1000 करोड़ का फायदा ना हो। लड़ना है और जरूर लड़ना है। ये सब सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं। तुमने किसी ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि मुझे वहां छोड़ दो 5 किलोमीटर, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, तुमने पिस्टल निकाला, शूट कर दिया। ये क्राइम है, तुमको सजा मिलनी चाहिए, ये अपराध है। तुम हाईवे टेंडर लेने गए, अहमदाबाद से गुवाहाटी 5000 करोड़, राइवल पार्टी भी आई, राइवल कॉन्ट्रैक्टर, गोली चल गई, 50 लोग मर गए, तुमको टेंडर मिल गया। ये क्राइम नहीं है, यह है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कुछ लोगों को देखो सबसे लड़ते रहते, सबसे, रिक्शे वाले से लड़ गए, पान वाले से लड़ गए। हमको पहचानते नहीं हो, मुगल फैमिली से हो। समय, अपने समय को मजबूत करो। दूसरा, संघर्ष करो, मजा लो। संघर्ष करोगे क्या? ये तुम्हें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दिया गया, चिलिंग आउट। क्या चिलिंग? क्या चिल कर रहे हैं? सैटरडे नाइट बनाएंगे, क्या करोगे उसमें? शरीर में दम तो है नहीं, मार दो एक हाथ मर जाओगे। फिर आके रो रहे हो, सर वो मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फोन नहीं उठा रही। क्यों उठाएगी? पार्वती जी शंकर जी को नहीं छोड़ सकती हैं, क्यों? ताकत है। वो कौन सा ब्रांडेड जीन्स पहने हुए, रेबैन का चश्मा लगाए, ताकत है। उन्होंने कहा प्रभु हमको रहने के लिए मकान चाहिए, बुलाते हैं कुबेर को पकड़ लें। तुम अहमदाबाद के कॉमन ज्वेलर को नहीं पकड़ सकते हो। ये दुनिया तुम्हारे साथ ताकत पे रहेगी। संघर्ष को अपनाओ। भगत सिंह की जीवनी पढ़ो, अंबेडकर की जीवनी पढ़ो। अंबेडकर क्लास के बाहर बैठकर बंदा, अभी तुम्हें मैं कुछ बोल दूं, तुम क्लास से उठ के चले जाओगे कि इन्होंने हमारी भेज दी, बोलेंगे नहीं, आओ दोबारा तुम अहमदाबाद।
बाहर बैठता बंदा, लेकिन पढ़ने का जुनून है। उस क्लास में जितने लोग हैं किसी को पता है कौन था उस क्लास में? कोई चपरासी बन के मर गया होगा, कोई बाबू बन के मर गया होगा, लेकिन अम्बेडकर इमॉर्टल है, लड़ना जानता है। उसे पता है मेरे काम की चीज क्या है, पढ़ाई, वो मुझे लेनी है। बाहर में जाए, अंदर बैठाओ, बाहर बैठाओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी हो गई थी, उनकी फांसी की डेट थी 24 मार्च, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को इंटेलिजेंस की सूचना मिली कि साहब बैसिल वाला हार्ड हो सकता है, फ्रांस में जैसे बैसिल का किला तोड़ दिया था, तो ये वाला साहब लाहौर जेल पे हमला हो सकता है और पूरा जेल तोड़ के लोग छोड़ा ले जाएंगे क्रांतिकारियों को। तो 23 को हैंग कर दिया। तो 22 की शाम को बटलर मिलने गया उनसे, जेलर था, तो बोला सॉरी सर, कल मॉर्निंग में हैंग करना पड़ा, वी हैव गॉट द ऑर्डर्स। हाँ बोले कोई बात नहीं। तो सुबह 4:35 में जब वो पहुंचता है ना जेलर, तो भगत सिंह वॉज रेडी, किताब पढ़ रहे थे, मार्क्स एंड लेनिन। किसी का PSIR ऑप्शनल है? अब तो बताओगे भी नहीं। किसी का नहीं? बता दो। चलो अच्छा वादा किया, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब तो बता दो यार। तुम्हारा है क्वेश्चन है? एक मिनट फिर देखो। मार्क्स एंड लेनिन। तो जेलर ने पूछा कि आपकी अंतिम ख्वाहिश क्या है? इस लाइन को सुनना। बोले सर 15 पेज बचे हुए हैं, उन्हें पढ़ने दे दो। सोचो बंदा मरने जा रहा है, 1 घंटे बाद हैंगिंग हो जाएगी। हिला के रख दिया उन लोगों ने 10 साल में पूरे भारत को। तुम लोगों को यार पता नहीं किसने बता दिया कि दुनिया में एंजॉयमेंट शराब है। नहीं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। कल तुम इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बनकर UN जाओगे तो तुमको दी जाएगी, और वहां हाथ में जोड़ लेना कि थोड़ा सा और डाल दो। बड़ी गंदी आदत हम लोगों की है, यहां से पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा कि बड़ी बेइज्जती होती है उसमें। कोई चीज बुरी है नहीं, आदमी कमजोर होता है। अब लास्ट बात, चौथा पॉइंट जिस पर मुझे आज चर्चा करनी थी। हालांकि ये पॉइंट मैं चाहता था वो डिस्कस करें, निशा वो भी करेगी, अगली बार वही आएगी, अगली बार 2-3 लोग और आएंगे। इस गेम का सबसे प्यारा बात पता क्या है? इस गेम की तैयारी शुरू होती है मेंस से। इस गेम का जो पहला स्टेप है वो है मेंस। जिसका मेंस तैयार वो IAS, गारंटी 98%। 100% दुनिया में सिर्फ मौत की गारंटी है बस, और या फिर 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इसकी। जब तक गुजरात में तब तक तो यही कहना पड़ेगा ना। एक्चुअली व्यक्ति की एक व्यक्तिगत लाइफ होती है, एक उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मैं किसी स्ट्रीम को सपोर्ट नहीं कर सकता। सर मेरे लिए क्या मतलब है कांग्रेस बीजेपी? जब मैं यहाँ इस डाइस पे खड़ा हूं तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, और ना मुझे करना भी चाहिए। ये शिक्षक के वसूल रूल है, उसके खिलाफ है। जिसका भी मेंस तैयार हो गया IAS में, मेंस 98% गारंटी बंदा IAS बन गया। अब ये क्या बला है मेंस? मेंस मतलब किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और फैक्ट। जैसे अभी मैंने तुमसे पूछा ना कि
क्लाइमेट कितने फैक्टर पे डिपेंड कर, ये कॉन्सेप्ट है कि वो 37 डिग्री नॉर्थ और 34 डिग्री साउथ, ये कॉन्सेप्ट है। मुझे एक वर्ड पता है, लैटिट्यूड। अब अगर मुझे लैटिट्यूड नहीं पता होता तो मुझे अफ्रीका का अब देखो कॉन्सेप्ट तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मुझे एक तुम यूरोप का क्लाइमेट पूछो कहीं का भी, मुझे लैटिट्यूड बता दो बस, मैं बता दूंगा क्लाइमेट क्या होगा, क्योंकि सनराइज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्लाइमेट में। अब पहला फेज क्या होगा इसका? पहला फेज होगा स्कूल बुक्स। लेकिन चूंकि पूरे भारत में एनसीईआरटी प्रचलित है इसलिए हम एनसीईआरटी कहते हैं। बाकी स्कूल बुक्स, वो गुजरात बोर्ड की भी बुक्स हो सकती हैं, वो तमिलनाडु बोर्ड की भी हो सकती हैं। उन किताबों का उद्देश्य होता है कि आपका जो बेस है, जैसे जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको जब तुम एडवांस बुक से क्लाइमेट पढ़ाओगे अफ्रीका का, तो उसे कहां समझ में आएगा यार कि लैटिट्यूड का रोल क्या है।